नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक एक बार फिर बुला ली है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की ये बैठक 8 अगस्त को आयोजित की जाएगी। वीरवार दोपहर 12 बजे इस मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन होगा और इस कैबिनेट की बैठक में आपदा से जुड़े कई मामले, कई एजेंडे कैबिनेट की बैठक में लाया जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से निरमंड, रामपुर और प्रदेश के मंडी के दूसरे हिस्सों में नुकसान हुआ है, उसे देखते हुए अब सरकार ये देखेगी कि किस प्रकार से रिलैक्स किया जाए, किस प्रकार से लोगों को फायदा दिया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण एक्साइज डिपार्टमेंट का एजेंडा भी मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट में अब जीएसटी और एक्साइज दो विंग बनने हैं और इसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को अलग अलग इन दो विंग में शिफ्ट करना, इसे लेकर भी काफ़ी कसरत चली है कि किन कर्मचारियों को एक्साइज में रखा जाए, किन्हें जीएसटी में डाला जाए। इसके लिए कर्मचारियों के ऑप्शन जरूर मांगे गए थे, लेकिन इस ऑप्शन की बात की जाए तो 2080 की रेसो से ये विकल्प आए थे। अब सरकार को बड़े स्तर पर फैसला लेना है, क्योंकि जीएसटी विंग में 55% एम्प्लॉइज को रखा जाएगा, 45% एक्साइज में रखे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में तैनात जल रक्षकों को नियमित करने का मामला भी इस कैबिनेट की बैठक में आएगा। इसके अलावा एजुकेशन, फूड, इंडस्ट्री, इन तमाम डिपार्टमेंट्स के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कई महत्वपूर्ण एजेंडे इस मंत्रिमंडल की बैठक में आएंगे। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश पारित कर दिए हैं कि 8 अगस्त वीरवार को आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सभी डिपार्टमेंट से एजेंडा आइटम्स मंगवाई जाएं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और बरसात, इनका संयोग लगातार, पिछले साल भी आपने देखा जब बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी तब हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई थी, और जैसे हिमाचल प्रदेश के स्कूल खुल गए राज्य में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसके चलते पिछले साल अगस्त और सितंबर 2 महीनों में मंडी, कुल्लू, शिमला क्षेत्र के कई स्कूलों को बंद रखना पड़ा था। कांगड़ा जिला के भी कई स्कूल बंद रखने पड़े थे। हमीरपुर में इस प्रकार के आदेश लेने पड़े थे, और कमोबेश ये स्थिति एक बार फिर इस बार साफ देखी जा रही है, क्योंकि इस बार भी पूरे जुलाई महीने में जब छुट्टियां थी हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में, मिड जून और जुलाई में छुट्टियां थी, तब हिमाचल प्रदेश में बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। जैसे ही प्रदेश में स्कूल खुल गए, हिमाचल में रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट के साथ नुकसान होने शुरू हो गया। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर सरकार ने यह फैसला लिया और गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि आप इसका पूरा रिव्यू करें, क्योंकि किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि हम आपदा के भी स्कूलों को खोल दें और नदी नाले आ जाएं और बच्चों के साथ किसी तरह की अनहोनी की घटना हो जाए। इसके चलते जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को यह आदेश पारित किए तो शिक्षा विभाग ने अब डायरेक्टर हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से अपने डिप्टी डायरेक्टर को यह चिट्ठी जारी की है कि आप अपने स्कूलों का, मौसम विभाग का रोज आप रिव्यू करें, उस पर नजर रखें, और इस आधार पर अगर आपको वहां से लोकल पंचायत से, आपको स्कूलों से ऐसी सूचना मिलती है कि वहां पर दिक्कत है, तो तुरंत अपने आप डीसी और एसडीएम को चिट्ठी लिखकर आप इसकी प्रपोजल भेजें, ताकि उन स्कूलों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जा सके। यानी कि अब गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि डीसी एसडीएम ही अब इस साल स्कूलों को बंद रखने पर आदेश जारी करेंगे, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट में ये ऑर्डर जारी किए जाएंगे। डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने भी कहा कि बरसात के दौरान डीसी एसडीएम ही छुट्टियों पर फैसला लेंगे। उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगले साल छुट्टियों का शेड्यूल बदलने पर सरकार नए सिरे से प्रपोजल तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि अजीब सी स्थिति इस बार भी उत्पन्न हो गई है। जुलाई महीने में प्रचंड गर्मी थी, हम उस दौरान सोच रहे थे कि पूरे जुलाई महीने में हम स्कूलों को खुला रखें, और हम या 15 जुलाई के बाद या जुलाई के अंत में, ताकि उनका मानना था कि एक प्रपोजल हमारा ये बन गया था कि अगस्त के पूरे महीने में या 5 सितंबर तक, शिक्षक दिवस तक हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को बंद रखें, ताकि ये बरसात का मौसम टल जाए। लेकिन डॉक्टर अमरजीत का कहना था कि कई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ये प्रपोजल आया, कई डिप्टी डायरेक्टर से आए कि जून जुलाई की
प्रचंड गर्मी में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा इन क्षेत्रों में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। गर्मी के चलते लू चल रही है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है और इसी के चलते जो स्कूलों के शेड्यूल का बदलाव था वो अंतिम क्षण पर हमें होल्ड करना पड़ा और पिछले साल की तरह इस साल भी छुट्टियों का शेड्यूल तैयार करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर अमरजीत ने यह भी कहा कि सरकार भी चिंतित है, अभिभावक चिंतित है, स्कूल प्रबंधक चिंतित है, टीचर चिंतित है और डिपार्टमेंट चिंतित है। इसके चलते अगले साल का शेड्यूल छुट्टियों में जो बदलाव के लिए कसरत लंबे समय से चल रही है उस शेड्यूल को मार्च 2025 से पहले जारी कर दिया जाएगा और हम इसकी तुरंत प्रभाव से इस बरसात के मौसम के आंकलन के तुरंत बाद हम तमाम तरह के सुझाव लेने शुरू कर देंगे। अभिभावकों से, बच्चों से, टीचर से, छात्र संघों से हम सुझाव लेंगे, पंचायतों से, पंचायत प्रतिनिधियों से, विधायकों से, क्योंकि उनका कहना है कि पहले 38 दिन की हम यहाँ पर 38 दिन की छुट्टियां करते हैं, लेकिन पहले भी जब जुलाई अगस्त में ज़बरदस्त बरसात होती थी पुराने ज़माने में, यानी कि आज से 15-20 साल पहले, तो हिमाचल प्रदेश में 2 महीने की छुट्टियां होती थी। जुलाई और अगस्त 2 महीने स्कूल बंद रखे जाते थे, लेकिन उनका कहना था कुल जितनी छुट्टियां एक साल में दी जाती हैं हम उसको, उन छुट्टियों को उतना ही रखेंगे, उनको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये प्रचंड गर्मी, जून जुलाई की प्रचंड गर्मी और अगस्त की बरसात, इन तीनों महीनों का आंकलन करके कोई हम बीच का रास्ता निकाले ताकि कम से कम गर्मी के दौरान बच्चों को लू की चपेट में भी ना आना पड़े, बरसात में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, क्योंकि डॉक्टर अमरजीत ने माना कि अब भी इन 3 जिलों के, चाहे वो शिमला की बात हो, कुल्लू की बात हो या मंडी की बात हो, इन तीनों स्कूलों में जिस प्रकार से मौसम का अलर्ट है, स्कूलों को डीसी एसडीएम बंद रखने को लेकर डिजास्टर में नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे उनका कहना था। इसलिए हम स्कूलों के शेड्यूल को लेकर इस बार समय रहते ये फैसला ले लेंगे। और हमने पहले भी अपने कमेंट बॉक्स में, अपने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। आपका कोई भी रिएक्शन, सुझाव कई बड़े फैसले लेने में कारगर साबित होता है। इसलिए जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कहें कि वाकई क्या 2 महीने की छुट्टियां होनी चाहिए, जुलाई अगस्त पूरा महीना छुट्टियां रखनी चाहिए, और जब ये पूरी छुट्टियां 60 दिन यहाँ एडजस्ट हो जाए तो ये छुट्टियों का कट दूसरी जगह लगेगा, वो किस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि अब सरकार कई कड़े फैसले ले रही है, जिसमें टीचर्स के तबादलों के एकेडमिक सत्र के दौरान तबादलों पर पूरी रोक लगा दी है, और भी कई बड़े फैसले आने वाले दिनों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स कर्मचारी के एरियर पर बात करें तो उस पर कानूनी राय राज्य सरकार को आ गई है। पहले हाई कोर्ट में सरकार याचिका दायर करेगी, यानी कि सबसे पहले जो लीगल ओपिनियन सरकार को आया है उस ओपिनियन के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार सबसे पहले हाई कोर्ट जाएगी, क्योंकि एक साथ भुगतान करने की बजाय किस्तों में एरियर देने के लिए सरकार हाई कोर्ट में गुहार लगाएगी कि हम इंस्टॉलमेंट में अपने पेंशनर्स को, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इसमें 2016-2021 के पेंशनर और कर्मचारियों का बना जिन्हें संशोधित वेतन और संशोधित पेंशन देनी है। अब वित्त विभाग के आला अधिकारी दिल्ली गए थे, वहां पर तमाम एडवोकेट से उन्होंने बात की, जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे उनसे बात की, उन्होंने वहां एक महत्वपूर्ण बैठक करके लीगल ओपिनियन लिया। उन्होंने ये पूछा कि ये परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की हैं, हाई कोर्ट से बार बार हमें कई मामलों में ऑर्डर पास हो चुके हैं जिसमें हमें कई तरह के फैसले दिए गए हैं, वित्तीय लाभों पर दिए गए हैं, स्न्योटी पर दिए गए हैं, एरियर पर दिए गए हैं। इस पर पूछा क्या इन ऑर्डर के आधार पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस पर लीगल ओपिनियन थी बिल्कुल नहीं, पहले आपको हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसके बाद वहां से जो भी फैसला आएगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लिहाजा इस लीगल ओपिनियन के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कई मामलों में पेंशनर को एरियर जारी करने के आदेश पारित किए हैं, जिसमें कहा कि 2016-2021 के बीच रिटायर्ड हुए तमाम कर्मचारियों को उनके संशोधित वेतनमान और उनका संशोधित पेंशन उन्हें दी जाए। और अब मुख्य सचिव के खिलाफ भी अवमानना का केस दायर करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। कई फैसलों में सरकार उलझ कर रह गई है। इसमें चाटी से जुड़ा एक प्रमुख मामला जिसे इस मदर केस इस पूरी कड़ी का माना जा रहा है। इसके अलावा सिला केस है, ताज मोहम्मद केस है,
सूरजमणि केस हैं। सरकार को कई कड़े आदेश पारित हुए। इन पारित आदेशों के अनुसार पेंशनर्स को 2016-21 के बीच संशोधित वेतन व पेंशन एरियर देना है। अनुबंध से वरिष्ठता के लाभ देने पड़ेंगे। पेंशनर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड काउंट होगा। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट शीला देवी का ये केस था। सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, लेकिन इसमें एक शर्त लगाई गई थी कि अगर कोई कर्मचारी सेम पोस्ट से, यानी कि वो उसी पद से, अगर वह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर हुआ होगा, उसे हम उसका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड उसकी पेंशन के लिए जोड़ लिया जाएगा। लेकिन अब इसे भी चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कोई पोस्ट बदल गई रेगुलराइजेशन के दौरान, अगर किसी दूसरी पद पर पद विनियमित हुआ, तो इसमें क्या कसूर है। इसमें भी अब सरकार को ये आदेश पारित हो रहे हैं कि उसका आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड उसके नियमितीकरण में गिनिए, चाहे पोस्ट वो अलग थी। अब सूरजमणि मामले में 8 साल के डेली वेजर को वर्क चार्ज लगाने के ऑर्डर भी पारित हुए हैं। इसके अलावा कई मामले में कर्मचारियों को अनुबंध कार्यकाल से सभी पदोन्नति और वित्तीय लाभ देने के आदेश पारित हुए हैं। इन आदेशों की पालना के लिए वित्त विभाग के कई दौर की बैठकें कर चुका है। इसके चलते निर्णय हुआ था कि 3 विकल्प तैयार वहां पर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट जाएं, या दूसरा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, या तीसरा एरियर जारी कर दें। अगर एरियर जारी करना है तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवेश कुमार को कहा गया था कि आप इसके लिए प्रपोजल आइए, क्या हम एक मुश्त यहां पर एरियर दे सकते हैं या एरियर किस्तों में देना पड़ेगा। इस पर वित्त विभाग का मानना था कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी मामले अदालत से आए हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा देनदारियां बनती हैं, एक मुश्त ये देनदारियां देना असंभव है। इसके चलते ये प्रपोजल लिया गया था कि अगर ये देना पड़ता है तो हम किस्तों में दे सकते हैं। यानी कि यहां पर भी सरकार को वित्त विभाग का रिस्पॉन्स आ गया, लीगल ओपिनियन भी आ गया, हिमाचल प्रदेश के लॉ डिपार्टमेंट का भी ओपिनियन आ गया, दिल्ली में जाकर बैठक भी कर ली, और इन तमाम मंत्रणाओं के बाद यह तय किया गया है कि सबसे पहले इन सभी केसेस के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में केस किया जाएगा और ये गुहार लगाई जाएगी, याचिका की जाएगी कि हमें किस्तों में, हमें एक इंस्टॉलमेंट में इन तमाम एरियर के भुगतान की कम से कम छूट दी जाए। लेकिन पेंशनर और कर्मचारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस कारण अब अवमानना के केस हो रहे हैं। अब कर्मचारी संगठित होकर, खासकर रिटायरीज एकजुट होकर सैकड़ों की संख्या में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचकर सामूहिक रूप से एरियर के भुगतान के लिए अब कंटेम्प्ट का केस कोर्ट में कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के 150 सेवानिवृत्त रिटायरीज ऐसे हैं जो कि एक साथ हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी पेंशनर्स अब डीए की डिमांड कर रहे हैं। आला अफसरों ने भी सीएम से अब फिलहाल एक किस्त जारी करने की गुहार लगाई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर में पहुंचकर डीए तथा संशोधित वेतनमान का एरियर, जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का ड्यू एरियर है, उसकी डिमांड के लिए मुख्यमंत्री के पास ओकओवर गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने सकारात्मक, मुख्यमंत्री से आश्वासन नहीं मिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना था कि सरकार के लिए यहां प्राथमिकता केवल हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर ही नहीं है, बल्कि दूसरा वर्ग भी उनके लिए प्राथमिकता है, जिसमें मुख्यमंत्री का कहना था बेरोजगार है, बागवान है, किसान है, ये ऐसा दुबला कुचला वर्ग है जिसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। उन्होंने सीधे तौर पर यह कर्मचारियों को कहा था कि फिलहाल प्रदेश की वित्तीय स्थिति इस समय ठीक नहीं है और कर्मचारियों को अपने एरियर और पेंशन के लिए अभी थोड़ा सा वक्त करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल आप इसकी डिमांड मत कीजिए, अभी दूसरे वर्ग के बारे में भी सोचने का मौका दीजिए। बावजूद इसके, हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर उन्हें एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, देहरा में 15 अगस्त का आयोजन होगा, कमलेश ठाकुर वहां से निर्वाचित होकर आई हैं और कांगड़ा जिला के देहरा में ये 15 अगस्त का जश्न मनाया जाएगा और उसी दिन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 4% डीए की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के उच्च अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कन्विंस कर दिया है, पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि कम से कम अब चौथी किस्त ड्यू हो गई है। 12% पहले ड्यू है, अब केंद्र 3-4% और दे देगा और मामला 12 से बढ़कर 15-16% तक पहुंच जाएगा। इसके लिए कम से कम 15 अगस्त को आप एक किस्त अनाउंस कर दीजिए।
और मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को कहा कि देखिए ये एरियर 4% कहाँ से निकल सकता है, किस प्रकार हम दे सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी देखिए। यानी कि मुख्यमंत्री बेशक वहाँ पर जो सचिवालय की कर्मचारी एसोसिएशन पहुंची थी उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं किया था, लेकिन अंदर खाते 4% अनाउंसमेंट की तैयारी यहाँ पर चल रही है। अगर दूसरी खबरों का रुख करें तो वन विभाग के 16 ब्लॉक ऑफिसर डिप्टी रेंजर बनेंगे। विभाग ने इसकी अप्रूवल प्रदान कर सरकार को ये अंतिम मंजूरी के लिए फाइल भेज दी है। इसके अलावा 12 सालों से सेवाएं दे रहे हैं जल शक्ति विभाग के जल रक्षक अब लंबे इंतजार के बाद रेगुलर होंगे, क्योंकि जल शक्ति विभाग में इनके पोस्ट क्रिएट करनी पड़नी थी। पोस्ट क्रिएट करने के लिए सरकार को पैसों की जरूरत थी, ये दिक्कत बड़ी आ रही थी। लेकिन अब सहमति बनी है कि जल रक्षक विभाग की जो बेलदार के पद हैं जिन्हें लंबे समय से नहीं भरा, रिटायर होते जा रहे हैं, उन पदों को समाप्त करके इसके अंगेस्ट जितने भी जल रक्षक हैं जिनका 12 साल से ज़्यादा जिनका सेवा काल हो चुका है, इन्हें बेलदार पदों के अंगेस्ट एडजस्ट करके इनके नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया जाए। और इसके लिए 8 अगस्त की मंत्रिमंडल की बैठक में इसका एजेंडा मंगवाया गया। हिमाचल प्रदेश के पटवारियों के स्टेट कार्डर की बात की जाए तो इस पर भी लॉ ओपिनियन का इंतजार है। हालांकि इतना जरूर एसीएस रेवेन्यू ने कहा कि हमने लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगा, उसमें हमने ये कहा है कि हम पटवारियों का स्टेट लेवल की सीनियरिटी को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगे। ये स्टेट कार्डर हम सिर्फ पटवारियों के तबादलों को लेकर कर रहे हैं, बाकी उनकी किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सिर्फ हम यही पॉलिसी में प्रावधान कर रहे हैं। और स्टेट कार्डर का जो मतलब है, लॉ ओपिनियन से जो राय मांगी है कि ये क्या हम हिमाचल प्रदेश के पटवारियों को अगर एक से दूसरे जिला में अगर हम ट्रांसफ़र करना है तो इसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी। अब माना यह जा रहा है कि मंगलवार तक इसकी लॉ ओपिनियन आ जाएगी और अगले हफ्ते पटवारी का स्टेट कार्डर को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। टीजीटी की भी नए सिरे से सीनियरिटी बनेगी। ये पहले से मामला चल रहा था, लेकिन अब संशोधित वरिष्ठता सूची के चलते इनकी प्रमोशन लट गई है। डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन कोहली साहब ने हायर एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अमरजीत को बाकायदा पत्र लिखकर कहा है कि हम टीजीटी की सीनियरिटी को नए सिरे से बना रहे हैं, इसे रिवाइज कर रहे हैं। इसके चलते आप फिलहाल हमसे जो बार बार इनका डाटा मांग रहे हैं वो हम नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट हम रिवाइज करने के बाद ही आपको भेजेंगे, नए सिरे से सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। लेकिन इसके चलते अब हिमाचल प्रदेश में 800 से ज़्यादा टीजीटी जिन्हें लेक्चरर बनना था, ये प्रक्रिया अब रुक गई है। थोड़े समय के लिए जितनी भी यहाँ पर पदोन्नतियाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में होनी थी उन्हें फिलहाल पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 5 अगस्त से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। मुख्यमंत्री की अनुमति से हालांकि तबादला आदेश हो जाएंगे, जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे। इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी प्रभो सक्सेना की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलाध्यक्षों व उपायुक्तों को निर्देश जारी कर इसे सख्ती से पालना के लिए कहा गया है कि 5 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी कर्मचारी का कोई तबादला नहीं होगा। अगर विकट परिस्थितियों में कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा जाती हैं, मसलन डिजास्टर की कोई परिस्थितियां पैदा आ जाती हैं, आपातकालीन में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, फिर मुख्यमंत्री की अनुमति पर ही हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले होंगे। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिम केयर योजना को संशोधित कर दिया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी सरकारी सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना से तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही निजी अस्पतालों का इनपैनलमेंट 1 सितंबर 2024 से वापस करने का निर्णय लिया गया, समाप्त करने का फैसला लिया गया है। अब इन अस्पतालों में हिम केयर योजना के तहत इलाज नहीं होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एमसूदा की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कि सीधे तौर पर अब हिम केयर योजना में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होंगे, ना रिटायर्ड कर्मचारी शामिल होंगे, ना पेंशनर शामिल होंगे। और निजी अस्पतालों में हिम केयर योजना से ट्रीटमेंट नहीं होगा। सिर्फ हिम केयर योजना का कार्ड सरकारी अस्पतालों में चलेगा और हिमाचल प्रदेश के जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए चलेगा।
राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरी तैयारियां कर दी हैं। इस बार कांगड़ा जिला के देरा विधानसभा क्षेत्र में 39 साल के बाद राज्य स्तरीय आज़ादी महोत्सव मनाया जाएगा। इससे पहले 1985 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में आज़ादी का राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया था देरा में। उस समय देरा की विधायक विप्लव ठाकुर थी। अब इस बार 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देरा में आज़ादी के इस पर्व पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर अब देरा की विधायक बन चुकी है। ऐसे में अब राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस क्षेत्र में होना अपने आप के लिए बड़ा गौरव का विषय, महत्वपूर्ण विषय है। मुख्यमंत्री 15 अगस्त को देरा के कर्मचारियों समेत आम जनता को खास तौर पर देरा के लिए कई घोषणाएं कर सकते हैं। फिलहाल 15 अगस्त के लिए अलग अलग ड्यूटी तमाम मंत्रियों की लगा दी गई है। शिमला में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही सोलन जिला में कुलदीप पठानिया, हमीरपुर में धनीराम शांडिल, ऊना में चंद्र कुमार, लाहौल स्पीति में हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर में जगत सिंह नेगी, चंबा में रोहित ठाकुर, सिरमौर नाहन में निरुद्ध सिंह, कुल्लू में विक्रमादित्य सिंह, मंडी में राजेश धर्मानी, बिलासपुर में यादविंदर गोमा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऋण का भुगतान करने के बावजूद वेब पोर्टल से धोखाधड़ी की प्रविष्टि न हटाने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर 25,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है। साथ ही न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसके द्वारा बनाए गए XBRL पोर्टल से प्रार्थी के खाते के नाम के सामने से धोखाधड़ी की प्रविष्टि को हटाने के आदेश पारित किए हैं। आदेशों की अनुपालना 10 दिन के भीतर करने को भी कहा गया है। उपयुक्त अवधि के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कास्ट का भुगतान करने के आदेश भी दिए गए हैं। 1 सितंबर से ब्लॉक हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख राशन कार्ड। 31 अगस्त तक KYC करवाना जरूरी होगा। ऑनलाइन मोबाइल से भी सॉफ्टवेयर से KYC उपभोक्ता कर पाएंगे। इसके लिए फेस ऐप उपभोक्ता डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आधार नंबर डालना होगा। इसके अलावा देश के किसी भी लोक मित्र केंद्र में KYC करवाने की छूट होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग उपभोक्ता पर सख्त इसे हुआ है। 80% उपभोक्ताओं की KYC पूरी हो गई है, बाकी कार्ड ब्लॉक करने की तैयारी है। हालांकि ये धमकियां लंबे समय से खाद्य विभाग दे रहा है। पिछले 3 सालों की बात करें तो हर 2 महीने में ऐसी चिट्ठी खाद्य विभाग से जारी कर दी जाती है और ये 80% का आंकड़ा 81% पर कभी भी नहीं पहुंच पाया है। पिछले 3 सालों से देखें तो ये 20% जितने भी राशन कार्ड KYC नहीं हो पाए हैं, इन्हें करने में खाद्य विभाग पूरी तरह से असमर्थ रहा है और बार बार इस तरह की चिट्ठियां निकाली जाती हैं, लेकिन खाद्य विभाग इस तरफ आगे नहीं बढ़ पाया है। उधर मंडी जिला के जोगिंद्रनगर की बात की जाए तो पीलिया से एक और मौत ने क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इस इलाके में पीलिया का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक इस बीमारी से जोगिंद्रनगर के इलाके में 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 150 लोग इस भयंकर बीमारी की चपेट में आकर बुरी तरह से त्रस्त हैं। इससे पहले भी 2 मौतें यहाँ पीलिया से हो चुकी हैं। अब इस बीमारी ने घर के इकलौते बेटे की जान ले ली है। जोगिंद्रनगर में आज 28 साल के अरुण की पीलिया से दुखद मौत हुई। अरुण पीलिया से बुरी तरह से पीड़ित है, जिसके चलते उसे उपचार के लिए जोगिंद्रनगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। स्वास्थ्य में सुधार न होने के चलते चिकित्सकों ने उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया था, जहां उसने अंतिम सांस ली। पीलिया से हो रही मौतों के चलते लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम इन मौतों के सिलसिले को रोका जाए, उनके बारे में कोई ठोस नीति बनाई जाए, उस बारे में कोई विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि कम से कम यहाँ पर लोगों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े, अपनी जान ना गंवाना पड़े। कांगड़ा पुलिस ने जिला के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरियों में शामिल एक ही परिवार के 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चोर बड़े ही मास्टरमाइंड तरीके से इन चोरी की घटनाओं को लंबे समय से अंजाम दे रहे थे। ये लोग अपने परिवार के साथ एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, ताकि बीवी बच्चों के साथ होने के चलते कोई इन पर चोरी का शक न कर सके कि ये चोरी का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये पूरे शरीर पर तेल
और ग्रीस लगाकर सुबह निकलते थे चोरी करने के लिए, ताकि अगर कहीं चोरी करते हुए पकड़े भी जाएं तो ये उनके शरीर से फिसलन के चलते ये छूटकर भाग जाएं, इन्हें कोई पकड़ ना पाए। और ऐसा पहले हो चुका है, ये अपने शरीर पर जिस प्रकार से तेल और ग्रीस लगाते थे, अगर इन्हें कोई पकड़ने का प्रयास करता तो ये झपट जाते थे, वे अपना बाजू छटका लेते थे क्योंकि फिसलन होती थी इनकी बॉडी में। ये एक हाईटेक तरीके से चोरी कर रहे थे। कांगड़ा पुलिस ने इन चोरों को बनखंडी के समीप एक निजी गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि चोरी के मामले में संलिप्त चोरों का पता लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा व अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। पुलिस थाना देरा व साइबर सेल धर्मशाला की टीम ने सीसीटीवी फुटेज में पाया कि इन घटनाओं में 4 लोग संलिप्त हैं, जो कि घटना को अंजाम देने के बाद चोरी की गई मोटरसाइकिल पर ज्वालामुखी की तरफ भाग रहे थे। एसपी ने बताया कि घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से टीम ज्वालामुखी स्थित आशीष गेस्ट हाउस में पहुंची, जहां पर छानबीन करने पर पाया गया कि घटना में संलिप्त अपराधी 21 जुलाई से 23 जुलाई तक इसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया, एक गेस्ट हाउस में कंचनबाई नाम की महिला ने 3 कमरे बुक करवाए थे और इसमें परिवार के 18 लोग रहते थे, जिसमें 8 पुरुष, 6 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत देवर ने अपनी भाभी पर दरार से जबरदस्त तरीके से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए परिजन उसे पठानकोट के निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस थाना प्रभारी इंदौरा शीश पठानिया ने बताया कि इस बारे 40 वर्षीय सुमन बाला ने आरोप लगाया कि उसका देवर उसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। शाम को भी वे उनसे झगड़ा करने लगा और दरार से उठाकर कई बार कर दिए, जिसके चलते भाभी बुरी तरह से घायल हो गई। प्रदेश में बादल फटने से लापता लोगों की संख्या यहां पर अभी भी जस की तस बनी हुई है। पिछले 56 घंटों से लापता लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। और सबसे बड़ा जो दुख की बात है, हालांकि मौत एक बुरी होती है, लेकिन अभी भी 10 बच्चे स्कूल के ऐसे 10 स्टूडेंट हैं जो कि मलबे में दबे हैं, ढूंढने पर कहीं नहीं मिल रहे हैं। और अब अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि रामपुर के जिस प्रकार के स्मेज गाँव में जिस प्रकार से एक छोटे से नाले में बादल फटा, क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसमें स्कूल के बच्चे बह गए, जिसमें झाकड़ी के 2 बच्चे थे, लोकल स्कूल के 8 बच्चे थे, कुल 10 बच्चे मलबे में दबे हैं। अब अनुमान ये लगा रहा है कि मलबा इतना ज़्यादा था, अब उन बच्चों का सुराग लगना बेहद मुश्किल हो गया, क्योंकि कई तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए गए, ढूंढने का प्रयास किया गया। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं स्कूल बच्चों के, खासकर एक महिला का वीडियो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहाँ पर झाकड़ी में पढ़ने वाले उसके 2 बच्चे, हालांकि उसी गांव की महिला थी, लेकिन दोनों बच्चे झाकड़ी में पढ़ते थे, ना माँ है ना दोनों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं। कुल 10 बच्चे ऐसे हैं स्कूल के जो कि भारी भरकम मलबे में दब चुके हैं। और प्रत्यक्षदर्शियों का भी ये भी कहना है कि जितनी भी डेड बॉडी वहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, जितने भी लोग उस मलबे में दबे हैं, अब उनका सर्च ऑपरेशन के बावजूद ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है, बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अंदाज़ा ये है कि अब उन लोगों के ऊपर मलबा इतना भारी भरकम होगा, विशालकाय चट्टानें होगी या इतना ज़्यादा उस पर मिट्टी पड़ चुकी होगी कि आप चाहे वहाँ पर क्रेन लगाओ, मशीनरी लगाओ, तब भी उन्हें तलाशना मुश्किल हो जाएगा। और यहां पर लापता लोगों की तलाश के लिए आज भी सुबह 5 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस बीच बीती शाम लाहौल स्पीति की पिन घाटी में भी बादल फटने की सूचना मिली, जिसमें मलबे में एक महिला दब गई। डीसी राहुल कुमार, डिप्टी कमिश्नर लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि महिला मृत निकली, वहां से उसको निकाल लिया गया, उसका शव बरामद कर लिया गया है। बादल फटने के बाद दारचा शिंकुला सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गई। इसी सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें आने से नया और पुराना दोनों पुल क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मंडी, कुल्लू और शिमला के समेज में 46 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं, जिसमें 6 लोगों के शव तो, इसके अलावा 6 लोगों के शव तो मिल चुके हैं, लेकिन जो अब अभी भी मलबे में दबे हैं उनका ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया। हालांकि अब इनके जिंदा बचे रहने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं, लगातार कम होती जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी 56 घंटे का समय हो चुका है। मलबे में दूर दूर तक इनका कहीं नामो निशान नहीं है। अकेले समेज में
36 लोग हैं जिसमें 10 बच्चे हैं, और छोटे छोटे स्कूल के 10 बच्चे हैं। ना 10 स्कूल के बच्चे मिल रहे हैं, ना उनके स्कूल का नामो निशान बचा है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जरूर पिछले कल ये बड़ी घोषणा की कि एक बार फिर यहीं पर स्कूल बनेगा, फिर स्कूल बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का जरूर ये भावनात्मक एक अपील थी, लेकिन उस स्कूल में बच्चे कहाँ से लाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि जो वहाँ उस स्कूल में बच्चे खेलते थे, कूदते थे, क्लासरूम में जाते थे, वो बच्चे वहाँ पर मलबे में दब चुके हैं। उन बच्चों का वहाँ पर लगातार जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों का वहाँ पर तलाश करना बेहद मुश्किल हो चुका है। बहरहाल मंडी के चौहार घाटी के राजबन गांव में भी 3 मकान ढहने से 3 परिवार के 5 लोग अभी भी नहीं मिल पाए हैं। यहां 5 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक घायल को मलबे से सुरक्षित निकाला गया है। कुल्लू के बागी पुल में भी एक ही परिवार के 5 सदस्य सही 7 लोग लापता हो गए थे। इनमें एक महिला व एक पुरुष का शव वहां पर जरूर मिला है, जबकि 5 अभी भी लापता चल रहे हैं। राहत व बचाव कार्यों को तेज चलाने के लिए प्रशासन ने सतलुज नदी के किनारों पर भी 88 जवान तैनात कर दिए हैं। सुन्नी तक इनकी तैनाती की गई है ताकि स्मेज में हुई तबाही में बहे लोगों का पता चल सके। बीबीएमबी प्रोजेक्ट के पंडोह डैम के 2 गेट सिल्ट भर जाने के चलते फंस गए, नहीं खुल पा रहे थे, जिन्हें खोलने के लिए अधिकारियों के पसीने छूट गए। ये दोनों गेट पिछले 3 दिन से बंद पड़े, इसी कारण बग्गी सुरंग भी बंद हो गई है। पिछली रात से सलापड़ पावर हाउस में भी विद्युत उत्पादन ठप पड़ गया है। बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए, जबकि चंडीगढ़ से टेक्निकल टीम भी आई। गेट में फंसी सिल्ट को निकालने की कड़ी मशक्कत वहां पर चल रही है। अभी तो ब्यास नदी का जल स्तर कम है। अगर मौसम विभाग का अलर्ट के मुताबिक कुल्लू मनाली में भारी बारिश या फिर बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं तो जल स्तर बढ़ने से डैम को नुकसान भी हो सकता है। दूसरी ओर बग्गी टनल की साइट लकड़ी से भर गई है, इन्हें निकाले बिना पानी बग्गी टनल से भी नहीं छोड़ा जा सकता। हिमाचल प्रदेश में 9 अगस्त तक बारिश का अलर्ट रहेगा। अधिकांश इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट है और अभी भी यह संभावना जताई जा रही है कि बड़े स्तर पर तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब रेड के बाद ऑरेंज और ऑरेंज के बाद यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से माना गया, ये पिछली जो बरसात हुई सिर्फ रामपुर के एक क्षेत्र में बादल फटा, निरमंड के एक क्षेत्र में बादल फटा, ये चौहार घाटी के एक क्षेत्र में बादल फटा। बाकी कांगड़ा में भी अभी तक प्रचंड गर्मी है और कांगड़ा के भी कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। कांगड़ा के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है, चंबा के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है। यानी कि इस बार की बरसात थोड़ी सी डिफरेंट है। किसी पोर्शन में, किसी हिस्से में, थोड़े से हिस्से में जो बारिश हो रही है वो मूसलाधार बारिश हो रही है, खतरनाक बारिश हो रही है, बादल फटने जैसी, यानी जैसे बाल्टियों से पानी गिराया जाता है उस तेज गति से बारिश के फुहारे आ रहे हैं। और इसी के साथ जब तेज बारिश एक इलाके में हो रही है तो सारा वहां की डेब्रीज, सारा मलबा एक साथ बहकर बड़े स्तर पर नुकसान कर रहा है। बहरहाल अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए लगातार पढ़ते और देखते रहें हिमाचल दस्तक।